नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। मैं हूं आपके साथ रौमिता रीनू। एआईएमआईएम ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने 25 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। यह सूची पार्टी की बिहार इकाई ने राष्ट्रीय नेतृत्व से विचार विमर्श के बाद तैयार की है। पार्टी ने कहा है कि उसका उद्देश्य बिहार के सबसे कमजोर और उपेक्षित लोगों की आवाज बनना है। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी रंजन जी जुड़े हुए हैं। रंजन जी, एआईएमआईएम ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, एआईएमआईएम ने 25 प्रत्याशियों की सूची जो है वो जारी कर दी है और उसमें कुछ वैसी सीटें हैं जिस पर पिछली बार एआईएमआईएम को कामयाबी मिली थी और उनमें से वैसी भी सीटें हैं जहां से एआईएमआईएम के प्रत्याशी चुनाव जीतने के बाद जो है वो आरजेडी में चले गए थे और वो सीटें भी इसमें शामिल हैं। और इसमें अगर आप देखें तो जो लिस्ट आई है, अगर शुरुआत करें तो जो पहले स्थान पर ही सीट का नाम है, वहाँ से सूबे में एआईएमआईएम के सदर जो हैं अख्तरुल ईमान, वो चुनाव लड़ेंगे अमौर से। वो यहाँ के प्रत्याशी एक बार फिर से बनाए गए हैं। बलरामपुर से आदिल हसन हैं, ढाका से राणा रंजीत सिंह, इनके नाम की घोषणा पहले ही असदुद्दीन ओवैसी कर चुके हैं। नरकटिया से शमीम उल हक, गोपालगंज से अनस सलाम जो है वो प्रत्याशी बनाए गए हैं। जोकीहाट से मुर्शीद आलम हैं, बहादुरगंज से तौसीफ आलम है, ठाकुरगंज से गुलाम हसनैन हैं, किशनगंज से एडवोकेट शम्स आगाज हैं, बायसी से गुलाम सरवर हैं, शेरघाटी से शान अली खान हैं, नाथनगर से मोहम्मद इस्माइल हैं, सिवान से मोहम्मद कैफ हैं, केवटी से अनिसुर रहमान हैं, जाले से फैजल रहमान हैं, सिकंदरा से मनोज कुमार दास हैं, मुंगेर से मुनाजिर हुसैन हैं, नवादा से नसीमा खातून हैं, मधुबनी से राशिद अली खान अंसारी हैं, दरभंगा ग्रामीण से मोहम्मद जलाल हैं, गौराबौराम से अख्तर शहनशाह, कस्बा से शाहनवाज आलम, अररिया से मोहम्मद मंजूर आलम, बरारी से मोहम्मद मतियूर रहमान शेरशाहबादी और कोचा धामन से सरवर आलम को प्रत्याशी बनाया गया है। तो ये कुल 25 प्रत्याशियों की सूची है जो एआईएमआईएम ने अभी जारी कर दी है। और अब देखिए, जो यहां पर बिहार में मुकाबला है, इन 25 सीटों पर जो है वो एक दिलचस्प मोड़ में जाएगा, क्योंकि एआईएमआईएम जो है वो अपने हिस्से के वोट के लिए यहां जोर लगाने जा रहा है। इसमें से कुछ उसकी जीती हुई सीटें हैं, कुछ पर जो है उसे उम्मीद है कि इस बार जो है वो पतंग उड़ा सकता है। तो कितनी सीटों पर जो है एआईएमआईएम का पतंग उड़ता है, उस पर भी लोगों की नजर होगी। देखिए, जो एआईएमआईएम है, जैसे उसने वैसी सीटों का जो है चयन किया है जहां 10% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं, उन सीटों का चयन हुआ है। लेकिन जो मुख्यतः उनका फोकस है वो 30% से लेकर जहां पर 60% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं, उन सीटों पर रहने जा रहा है। बाकी जगह जो है वो स्पॉइलर का काम करते हुए दिख सकते हैं। राजीव जी, इस बार एआईएमआईएम के लिए कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है? देखिए, अगर एआईएमआईएम के लिए चैलेंज की बात कीजिए तो उनके सामने बड़ी चुनौती है। और चुनौती इसलिए है कि पिछली बार जो 5 विधायक उनके जीते थे, उसमें से 4 ने पार्टी का साथ छोड़ दिया था और वो आरजेडी में शामिल हो गए थे। इसके बाद जो एआईएमआईएम के सदर हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने जो है एक बयान दिया, संकल्प लिया कि 4 गए हैं, 24 लेकर आएंगे। तो फिलहाल तो 25 प्रत्याशियों की ये सूची है। तो अब ये देखना होगा कि जो हमने अब तक एआईएमआईएम के प्रदर्शन को मॉनिटर किया है और पिछले चुनावों में देखा है, तो वैसी सीटें जहां पर 60% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं, वहां तो एआईएमआईएम को कामयाबी मिली है। लेकिन जो असली चुनौती है एआईएमआईएम और जो बैरिस्टर ओवैसी हैं उनके सामने, वो ये है कि जहां पर आपको 30% से 50% के बीच मुस्लिम वोटर्स हैं, वहां वो मुस्लिम वोटर्स को अपनी तरफ कैसे आकर्षित करते हैं। जहां मुकाबला महागठबंधन और एआईएमआईएम के बीच में है, वहां तो एआईएमआईएम बेहतर प्रदर्शन करता
दिखता है। लेकिन जहां पर 30 से 50% मुस्लिम वोटर्स होते हैं और जहां पर महागठबंधन का मुकाबला जो है वो एनडीए से होता है, तो वहां पर अक्सर ये देखा गया है अब तक कि मुस्लिम वोटर्स जो है वो किसी पार्टी के प्रति समर्थन के बजाय इस बात पर ध्यान देते हैं कि एनडीए को हरा कौन सकता है। और यहां पर आप देखिएगा कि उन्होंने महागठबंधन को एआईएमआईएम के ऊपर तरजीह दी है। और यही वजह है कि आप देखते हैं कि एआईएमआईएम जीतता है या फिर आपको वो तीसरे स्थान पर खिसका हुआ दिखेगा या उससे पीछे आपको दिखेगा। तो यहां पर अगर आप देखें तो एआईएमआईएम के लिए बड़ी चुनौती ये है कि जो उनके कंस्टिट्यूएंसी है, जो उनके वोटर्स हैं, उनको वो कैसे विश्वास दिला पाती है कि हालात चाहे कुछ भी हो आप हमको वोट करें। जैसे एमवाई का एक समीकरण है आरजेडी के लिए, तो वहां पर वो वोट इंटैक्ट उनकी तरफ जाता हुआ ज्यादातर सीटों पर दिखता है। जहां पर आप मुस्लिम वोटर्स अप टू 50% हैं, वहां पर ये चीजें आपको दिखेंगी। इसी तरह से जो एनडीए का है, एक उनका परंपरागत वोटरों का ये है जो कास्ट बेस पर डिपेंड करता है, वो वोटर्स एनडीए की तरफ ही जाते हैं। क्या ऐसा वोट बेस एआईएमआईएम बिहार में अब तक बना पाया है? इस बात की भी परीक्षा इस चुनाव में होने जा रही है कि क्या यहां पर एआईएमआईएम वैसे वोटर्स को, जहां पर कि मुस्लिम वोटर्स की संख्या अप टू 50% है, उनको अपनी तरफ वोट करने के लिए मोटिवेट कर पाता है। यह उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा और तब पता चलेगा कि वो मुख्य मुकाबले में कितनी जगह पर आते हैं। और देखिए, पिछली बार एआईएमआईएम को तगड़ा झटका लगा है कि 5 विधायक जीते थे और सिर्फ एक जो सूबे के सदर हैं अख्तरुल ईमान, उनको छोड़ दीजिए तो बाकी चारों ने जो है वो पाला बदल लिया था। तो ये भी एक चैलेंज है कि जब अगर पाला बदला, मतलब यह है कि उनको भी लगा कि एआईएमआईएम में रहकर जो है उनका भला नहीं हो सकता, तभी उन्होंने जो है आरजेडी की तरफ या महागठबंधन की तरफ रुख किया और उनको लगा कि उनका फ्यूचर जो है वो इसी की तरफ है। तो ये विश्वास दिलाना लोगों को, अपने प्रत्याशियों को, ये एक बड़ा चैलेंज जो है एआईएमआईएम, असदुद्दीन ओवैसी और अख्तरुल ईमान के लिए बड़ा चैलेंज है। जी रंजन जी, मैं आपसे अभी यही पूछने वाली थी कि पिछली बार जैसे एआईएमआईएम के 4 प्रत्याशियों ने अपना पाला बदल लिया था और राजद का दामन थाम लिया था, तो अब उन सीटों पर कैसी चुनौती आ सकती है? देखिए, जिन सीटों पर पिछली बार एआईएमआईएम को जीत मिली थी, कोचाधामन, अमौर, जोकीहाट, बहादुरगंज और बायसी, ये 5 सीटें थी जहां से एआईएमआईएम चुनाव जीतने में सफल हुआ था। और यहां पर आप देखिए कि कोचाधामन में 72.4% मुस्लिम वोटर्स हैं, अमौर में 69.8% मुस्लिम वोटर्स हैं, जोकीहाट में 65.7% मुस्लिम वोटर्स हैं, बहादुरगंज में 66.7% मुस्लिम वोटर्स हैं और बायसी में 64.3% मुस्लिम वोटर्स हैं। तो कहने का मतलब ये कि इन 5 सीटों पर जो है एआईएमआईएम जो है वो पूरा जोर लगाने जा रहा है, क्योंकि एक चुनौती उनके सामने है कि उनको एआईएमआईएम को, मतलब असदुद्दीन ओवैसी को, अख्तरुल ईमान को यह साबित करना है कि यह जीत पार्टी की थी या प्रत्याशियों की जीत थी। क्योंकि अगर इन सीटों पर परिणाम एआईएमआईएम के विपरीत जाता है तो यह बात साबित होती हुई दिखेगी कि यह जीत पार्टी की नहीं थी, उन प्रत्याशियों की जीत थी। और इस वजह से जो है इन सीटों पर एआईएमआईएम जो है ऑल आउट जाने वाला है, मतलब कि वो कोई कोर कसर जो है नहीं छोड़ेगा। कोचाधामन से सरवर आलम को एक मजबूत कैंडिडेट उतारा गया है और उनको उम्मीद है कि यहां पर सरवर आलम जो है वो करिश्मा कर सकते हैं कि एआईएमआईएम को जीत वो दिला दे। एक चीज ये दिखती है, अमौर से तो खुद अख्तरुल ईमान जो है वो चुनाव लड़ते हुए आपको दिखेंगे। जोकीहाट से पिछली बार देखिए तस्लीमुद्दीन के बेटे शाहनवाज जो हैं वो एआईएमआईएम के प्रत्याशी थे और वो चुनाव जीते थे, जो अब आरजेडी में हैं। तो अब मुर्शीद आलम को यहां से प्रत्याशी बनाया गया है। यहां पर जो तस्लीमुद्दीन के बड़े बेटे हैं सरफराज, वो भी चुनाव लड़ेंगे।
ये भी बात तय है, वो भी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में जोकीहाट में एआईएमआईएम के सामने बड़ा चैलेंज है कि इस सीट को वो रिटेन कर पाता है या नहीं। हालांकि टेक्निकली अब वो आरजेडी के पास है, क्योंकि शाहनवाज आलम ने आरजेडी ज्वाइन कर ली थी। तो ऐसी परिस्थिति में मुर्शीद आलम और एआईएमआईएम और जो प्रदेश नेतृत्व है और केंद्रीय नेतृत्व है, वो जोकीहाट पर फोकस करते हुए आपको दिखेंगे। बहादुरगंज में मोहम्मद अंजार नईमी चुनाव जीते थे 2020 में एआईएमआईएम के टिकट पर, और जब उन्होंने पाला बदला तो एक मजबूत कैंडिडेट की तलाश जो है वो मजलिस को थी। और इसी कड़ी में आप देखिएगा कि तौसीफ आलम को कांग्रेस से पार्टी में शामिल कराया गया और वहां पर जो है तौसीफ आलम को ही प्रत्याशी बनाया गया है। इसके अलावा आप देखें कि जो 22 की सीट है जहां से सैयद रुकनुद्दीन अहमद चुनाव जीते थे, वहां पर गुलाम सरवर को जो है 22 में प्रत्याशी बनाया गया है। यहां 64.3% वोटर्स हैं। तो यहां पर कोशिश होगी कि इस सीट पर भी पूरा जोर लगाया जाए। एआईएमआईएम इस स्थिति में नहीं है कि इनमें से किसी सीट को वो लूज करे, नहीं तो उस जीत को उस व्यक्ति की जीत से एसोसिएट किया जाएगा। इसलिए एआईएमआईएम इन सीटों पर तो जोर लगाने जा ही रहा है। इसके अलावा आप देखिए कि जो जहां पर 60% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं, वहां उनका स्ट्राइक रेट बेटर रहा है। तो 2 और सीटें हैं, बलरामपुर और किशनगंज की। ये जो 25 की सूची जारी हुई है उसमें बलरामपुर में 60.8% जो है मुस्लिम वोटर्स हैं और किशनगंज में 60.9% मुस्लिम वोटर्स हैं। तो अगर आप देखें तो यहां पर बलरामपुर में आदिल हसन को जो है वो प्रत्याशी बनाया गया है, लेकिन यहां भाकपा माले के कद्दावर नेता महबूब आलम, जो कि विधानसभा में अभी भाकपा माले के विधायक दल के नेता हैं, उनके खिलाफ एआईएमआईएम को चुनाव लड़ना है। तो यह भी एक चुनौती है उनके सामने कि वो कैसे वहां पर मुस्लिम वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित कर पाते हैं। यह भी एक चीज जो है वो देखने की होगी। किशनगंज में एडवोकेट शम्स आगाज को जो है टिकट दिया है एआईएमआईएम ने। पिछली बार कमरुल होदा चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन जो मैंने आपको बताया था कि जहां पर दूसरे स्थान पर एआईएमआईएम नहीं रहा, या तो जीता या फिर वो तीसरे स्थान पर चला गया। तो किशनगंज में जो है पिछली बार इजहारुल हुसैन कांग्रेस के प्रत्याशी जीते थे, तो यहां पर कमरुल होदा तीसरे स्थान पर चले गए थे। फिर कमरुल होदा एआईएमआईएम छोड़कर जो है वो आरजेडी में शामिल हुए, फिर वो आरजेडी से कांग्रेस में शामिल हो गए और अब कांग्रेस की टिकट पर किशनगंज से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने एडवोकेट शम्स आगाज को उतारा गया है। तो यहां पर चूंकि कमरुल होदा ने भी पाला बदला है, तो किशनगंज भी एक वो सीट है जहां पर एआईएमआईएम जो है अपना पूरा जोर लगाने जा रहा है। ये चीजें आपको यहां पर दिखेंगी। इसके अलावा अगर आप बात कीजिए तो एक ढाका की सीट है जहां से राणा रंजीत सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। यहां मुस्लिम वोटर्स 32% हैं। यह सीट बीजेपी के पास है। तो यहां जो एआईएमआईएम की स्ट्रैटेजी है, जो प्रत्याशियों की सूची हमने पढ़ी, उसमें आप देखिए तो एक राणा रंजीत सिंह और सिकंदरा से मनोज कुमार दास, ये 2 हैं जो कि मुस्लिम प्रत्याशी जो है वो नहीं हैं। तो अब यहां पर आप देखिए कि राणा रंजीत सिंह के लिए जो समीकरण देख रहा है एआईएमआईएम, वो मुस्लिम प्लस राजपूत का देख रहा है। चूंकि ढाका में राजपूत वोटर्स की संख्या भी अच्छी है, तो उनको उम्मीद है कि एक ट्रायंगुलर फाइट जो है वो ढाका में होगी। और अगर मुस्लिम वोट जो है एकजुट होकर राणा रंजीत को जाता है और फिर राणा रंजीत अपनी जाति के वोटरों को अपने साथ जोड़ लेते हैं, तो एक जीत जो है ढाका में हासिल की जा सकती है। तो देखना है कि क्या ढाका एआईएमआईएम फतह कर पाता है। यह भी एक चुनौती जो है उनके पास है। इसके अलावा जो कुछ सीटें हैं जहां पर कि आपको उम्मीद है, उसमें एक अररिया की सीट है जहां 56.3% जो है मुस्लिम वोटर्स हैं। यहां मोहम्मद मंजूर आलम को एआईएमआईएम ने अपना प्रत्याशी बनाया है। यहां से अबिदुर रहमान कांग्रेस के प्रत्याशी विधायक हैं। पिछली बार 2020 में जब एआईएमआईएम ने चुनाव लड़ा था तो राशिद अनवर थे, उनका प्रदर्शन उतना बेहतर नहीं रहा था, 5% से कम वोट उनको आए थे। तो ये भी एक वो सीट है जहां मुस्लिम वोटर्स की संख्या तो अच्छी है, लेकिन जीत जो है
वो कांग्रेस को मिली और एआईएमआईएम पीछे रहा 5% से कम वोट। तो वही बात जो मैं आपको कह रहा था कि जहां पर भी मुस्लिम वोटर्स को यह लगता है कि फाइट जो है वो एनडीए और महागठबंधन के बीच में है, तो वो जो है मजलिस को वोट ना करके महागठबंधन को वोट करते हैं। अरारी उसका एक एग्जाम्पल आपको दिखेगा। तो ये ऐसी कुछ सीटें हैं जहां पर कि उनकी नजर होगी, और जिन 5 सीटों पर कोचाधामन, अमौर जो कि 8, बहादुरगंज और बायसी, इन 5 सीटों पर जो है पूरा जोर जो है वो ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम लगाएगी। यहां वो चाहेगी कि फिर से पतंग उड़े, लेकिन जो महागठबंधन है उसकी कोशिश होगी कि जब पतंग उड़े तो वो अपने मांझे से उसकी डोर काट दें। ये कोशिश जो है वो महागठबंधन की होगी। इसके अलावा आप देखिए तो एक ठाकुरगंज की भी सीट है जहां 58% मुस्लिम वोटर्स हैं, वहां पर भी एआईएमआईएम की नजर है। कस्बा एक सीट है, 40% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। केवटी है, 31% के आसपास जो है मुस्लिम वोटर्स है। तो ये कुछ सीटें हैं जहां पर एआईएमआईएम मुकाबले में आने की कोशिश करेगा, और जो कुछ सीटें हैं वहां पर वो अपना खेल बनाए न बनाए किसी का बिगाड़ जरूर सकता है, और बिगाड़ने की बात आएगी तो महागठबंधन की बात बिगड़ेगी वैसी सीटों पर। तो एआईएमआईएम की पहली लिस्ट को देखकर ऐसा ही कुछ लगता है। किस सीट पर किस पार्टी का कैसा मुकाबला होगा, इस बार बिहार किसका होगा, यह देखना काफी रोमांचक होगा। देखते रहिए हमारे साथ न्यूज़ बाइस्कोप। धन्यवाद।